नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्डिंग पार्ट 4। हेडिंग है वामावर्ती बिल्डिंग। वामावर्ती बिल्डिंग जो होता है लेफ्ट वर्ड बिल्डिंग बोलते हैं, मतलब बाईं ओर बिल्डिंग। इस तकनीक को फोरहैंड या फॉरवर्ड बिल्डिंग भी कहते हैं। इस तकनीकी में फिलर रॉड बाएं हाथ में और ब्लो पाइप दाएं हाथ में पकड़ा जाता है। इस विधि में बिल्डिंग दाईं ओर से बाईं ओर की जाती है। ब्लो पाइप का टिप जॉब के साथ 60 डिग्री से 70 डिग्री का कोण बनाता है तथा फिलर रॉड 30 डिग्री से 40 डिग्री तक का कोण बनाता है। इसका प्रयोग 5 mm तक की मोटी सीटों की बिल्डिंग के लिए अधिक किया जाता है। इस विधि द्वारा फेरस व नॉन फेरस मेटल की बिल्डिंग की जा सकती है। नेक्स्ट हेडिंग आता है दक्षिणावर्त बिल्डिंग। आप नोट करते चलिए, कॉपी पेन उठा लीजिए। राइट हैंड बिल्डिंग। राइट हैंड बिल्डिंग, इस तकनीक को बैकवर्ड या बैक हैंड बिल्डिंग भी कहते हैं। इस तकनीक में फिलर रॉड बाएं हाथ तथा ब्लो पाइप दाएं हाथ में पकड़ा जाता है। जो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये राइट हैंड बिल्डिंग और लेफ्ट हैंड बिल्डिंग दोनों में सेम है। दोनों फिलर रॉड बाएं हाथ से और ब्लो पाइप दाएं हाथ से पकड़ा जाता है। इसमें बिल्डिंग बाईं ओर से दाईं ओर को की जाती है। ब्लो पाइप का टिप जॉब के साथ 40 से 50 डिग्री, ध्यान दिख रहा होगा, का कोण बनाती है तथा फिलर रॉड 30 से 40 डिग्री तक का कोण बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पुटअप करता है और पूछता है, तो आप याद नहीं रख पाते हो, बता नहीं पाते हो, गलती करते हो। तो याद रखने वाली बात है, इसको नोट कर लीजिए। क्या होता है, फिलर रॉड 30 से 40 डिग्री तक का कोण बनाता है। इसी विधि द्वारा मोटी प्लेटों को आसानी से बिल्ड किया जा सकता है। यानी आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड बिल्डिंग, लेफ्ट वर्ड बिल्डिंग की तुलना में राइट वर्ड बिल्डिंग ज्यादा मोटी प्लेटों को बिल्डिंग कर सकता है। 5 mm से मोटी प्लेटों का बिल्डिंग इसी विधि से किया जाता है। इसके द्वारा स्टील प्लेटों की लिंडे बिल्डिंग भी की जाती है। लिंडे बिल्डिंग जो स्टील प्लेटों में होती है वो राइट हैंड बिल्डिंग द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है गैस बेल्ट दोष। गैस बेल्ट दोष, इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट है? बाहरी दोष, आंतरिक दोष। बाहरी दोष को एक्सटर्नल डिफेक्ट कहते हैं, तो आंतरिक दोष को इंटरनल डिफेक्ट कहते हैं। बाहरी दोष में आता है आपका क्रैक, ये भी एक प्रकार का दोष है। ओवरलैपिंग, ये भी एक प्रकार का दोष है। स्पैटर, ये भी एक प्रकार का दोष है। अंडरकट, ये भी एक प्रकार का दोष है। लेकिन ये चारों जो दोष हैं वो सब बाहरी दोष हैं, ना कि आंतरिक। ये एक्सटर्नल डिफेक्ट है। इसके बाद आता है आंतरिक दोष, इंटरनल डिफेक्ट, जो कि बिल्डिंग बीट के अंदर होता है। वो क्या होता है? स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन ये भी एक दोष है। ये कौन सा दोष है? इंटरनल डिफेक्ट। इंटरनल डिफेक्ट ये भी है ब्लो होल। ब्लो होल। तीसरा है अपूर्ण पेनिट्रेशन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, पूरी गहराई तक बिल्डिंग बीट ना बनना या बिल्डिंग ना कर पाना, ये भी एक दोष है। उसके बाद आता है कटिंग नोजल। कटिंग नोजल, कटिंग डाल लीजिए। कटिंग टॉर्च के नोजल में एक सुराख होता है जिससे कटिंग ऑक्सीजन सप्लाई होता है, और पूरे फेस कई सुराख फ्री हीटिंग के लिए होता है। पूरे फेस पे जो नोजल होता है, पूरे फेस पे कई सुराख, छोटे छोटे सुराख होते हैं, जो कि क्या करते हैं? फ्री हीटिंग के लिए काम करते हैं, फ्री हीटिंग का वर्क करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका बेल्डिंग नोजल। बेल्डिंग नोजल में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इसमें ब्लो पाइप जो होता है और नोजल में केवल एक ही सुराख होता है जिससे हीटिंग फ्लेम बनाती है। इसमें क्या होता है? एक ही सुराख होता है जिससे हीटिंग फ्लेम बनाती है। हेडिंग है गैस कटिंग बिल्डिंग मशीनों के नाम। ये 3 प्रकार से होते हैं: स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर मशीन, प्रोफाइल कटिंग मशीन, पाइप कटिंग मशीन। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन सर्कुलर मशीन। ये 3 प्रकार की कैटेगरी में होता है: स्ट्रेट लाइन कटिंग मशीन, लॉन्ग सर्कल कटिंग मशीन, स्मॉल सर्कल कटिंग मशीन। नोट कर लीजिए, कॉपी पेन उठाइए और नोट करते जाइए मेरे साथ साथ। उसके बाद नेक्स्ट है मिग बिल्डिंग। मिग बिल्डिंग क्या होता है? मेटालिक इनर्ट गैस। मिग बिल्डिंग, इसका फुल फॉर्म है MIG, मेटालिक इनर्ट गैस।
आर्गन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो इनर्ट गैस होती हैं, उन्हीं के फॉर्म में उपयोग किया जाता है इनर्ट गैस के रूप में। इसमें आर्क मेटालिक रॉड जो होता है वो धातु के बीच उत्पन्न होता है। जो आर्क उत्पन्न करना होता है तो मेटालिक रॉड होता है और वर्कपीस होता है, उन दोनों के बीच आर्क उत्पन्न होता है। फिर आता है आपका टिक वेल्डिंग। टिक वेल्डिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। टिक वेल्डिंग से कई बार क्वेश्चन उठाता रहता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से जान लेते हैं। मेटालिक रॉड के स्थान पर टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग की जाए तो क्या बोलते हैं, उसको टिक वेल्डिंग बोलते हैं। अंतर सिर्फ इसमें कितना है, सिर्फ टी का अंतर है, उधर एम का अंतर है। एम मेटालिक रॉड हो जाता है, टी टंगस्टन रॉड हो जाता है, इतना ही अंतर है दोनों में। और अंतर क्या है देखते हैं। इसमें फिलर रॉड का उपयोग करना पड़ता है, इसमें फिलर रॉड उपयोग करना जरूरी होता है। इससे स्टेनलेस स्टील तथा नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग अच्छी तरह से की जाती है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस वेल्डिंग को बोलते हैं प्रतिरोध वेल्डिंग। प्रतिरोध वेल्डिंग, इसके अंतर्गत कई प्रकार की वेल्डिंग की जाती है, तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 स्पॉट वेल्डिंग, जो कि प्रतिरोध वेल्डिंग के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद आएगा फ्लैश वेल्डिंग। उसके बाद तीसरा है सीम वेल्डिंग। 4 नंबर है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। 5 नंबर है परफ्यूजन वेल्डिंग। 6 नंबर है बट वेल्डिंग। मैंने यहाँ एक हेडिंग डाल दिया है हर्मिट वेल्डिंग का, तो देखिए इसका प्रयोग रेलवे की पटरी वेल्ड करने में किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पुटअप करता है एग्जाम में कि रेलवे की पटरी जो होता है उसकी वेल्डिंग करने के लिए किस वेल्डिंग का यूज करते हैं, तो हम वहां पर हर्मिट वेल्डिंग का यूज करते हैं। इसका हर्मिट वेल्डिंग का, इसमें क्या होता है मेटल को पिघला करके स्टोर कर लिया जाता है और जहां वेल्डिंग करना होता है उसी पे हम पिघले हुए मेटल को भर देते हैं, बाद में ग्राइंडिंग करके उसको पटरी को सही कर लेते हैं। मेटल को पिघलाकर ज्वाइंट में भरा जाता है। फिर आता है हेडिंग स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग जो कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। ये प्रतिरोध, एक प्रकार प्रतिरोध वेल्डिंग है। ये दाब वेल्डिंग में आता है, दबाव के आधार पर काम करता है। स्पॉट वेल्डिंग में 2 स्पॉट के बीच न्यूनतम दूरी 3D से कम नहीं होना चाहिए। 3D मीन्स डायमीटर के 3 गुना। डायमीटर के 3 गुना की बात हो रही है, तो जहां डायमीटर क्या है इलेक्ट्रोड का व्यास है, डायमीटर क्या है इलेक्ट्रोड का व्यास है। स्पॉट वेल्डिंग में D=√T होता है। ये क्या है D=√T, तो देखते हैं इसको। हुए D इलेक्ट्रोड के पिच का टिप का क्या है, तो टिप होता है, इलेक्ट्रोड का टिप होता है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड की टिप का व्यास होता है D। T क्या है, कार्यखंड की लंबाई है। जो वर्कपीस होती है हमारी उसकी क्या है, उसकी लंबाई होती है T से। D=√T क्या होता है स्पॉट वेल्डिंग में। यहां वर्कपीस की मोटाई 0.25 mm से 1.25 mm होना चाहिए। कितना होना चाहिए, फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, 0.25 mm से 1.25 mm। उसके बाद आता है डियर स्टूडेंट फ्लैश वेल्डिंग। फ्लैश वेल्डिंग, इसमें फिलर मेटल का उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब हम फ्लैश वेल्डिंग में फिलर मेटल का उपयोग नहीं करते हैं, इसमें आवश्यकता नहीं होती है। वेल्ड किए जाने वाले धातु के टुकड़े की सामग्री, मोटाई, सामग्री संरचना तथा वेल्ड के वांछित गुणों के आधार पर वेल्डिंग किया जाता है। क्या है, फिर से सुन लीजिए। वेल्ड किए जाने वाले धातु के टुकड़े की सामग्री की मोटाई, सामग्री संरचना और तैयार वेल्ड की वांछित गुणों के आधार पर वेल्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सीम वेल्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीम वेल्डिंग के बारे में पूछता रहता है। 2 रोलरों के बीच से, 2 रोलर होते हैं, उनके बीच से 2 चादरों को गुजारा जाता है, जिससे वो उनके दबाव से क्या होते हैं वेल्ड हो जाती है, आपस में ज्वाइंट हो जाती है। सीम वेल्डिंग को रोलर स्पॉट वेल्डिंग या कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। रोलर स्पॉट वेल्डिंग क्यों नाम से जाना जाता है, क्योंकि 2 रोलर होते हैं, उन रोलरों के बीच में 2 इस्पात के जो प्लेटों को गुजारा जाता है वो क्या होते हैं आपस में वेल्ड हो जाते हैं। इसका प्रयोग द्रव या गैस वाले बर्तनों के लिए किया जाता है, अर्थात द्रव या गैस वाले लीकेज प्रूफ बर्तन बनाने के लिए हम। हेडिंग है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग, वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान करंट को केंद्रित करने के लिए डिस्क्रीट बिंदु बनाकर पार्ट के डिजाइन या आकार का उपयोग किया जाता है।
अधिकांश अनुप्रयोगों में वेल्ड किए जाने वाले पार्ट की सतह पर कई छोटे फॉर्म बनते हैं, ये प्रोजेक्शनल वेल्डिंग में होता है। नेक्स्ट है परक्यूशन वेल्डिंग। परक्यूशन वेल्डिंग या एक साथ असमान धातुओं को मिश्रित करता है या एक उच्च तापमान पर चाप बनाता है। विद्युत निर्वहन के बाद तुरंत दबाव दिया जाता है जो सामग्री को एक साथ जोड़ देता है। उसके बाद आता है बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग एक ज्वाइंट है और एक वेल्डिंग भी है, दो प्रकार की। यह एक प्रकार की तकनीकी है जिससे स्वचालित या हाथ से स्टील के पार्ट को जोड़ने में किया जाता है। इसका उपयोग धातु के दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ने में किया जाता है, जैसे पाइप के कारखानों में ढांचा, पाइप कारखानों में ढांचा, प्लेन आदि। फिर आता है वेल्डिंग टर्म्स। वेल्डिंग में अनेक टर्म्स आते हैं जो आप कह सकते हो कि उससे नुकसान है या फायदे भी हैं। तो वेल्डिंग टर्म्स में नंबर 1 है फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? उसका नंबर 2 है पिघली पोखरी, नंबर 3 पेनिट्रेशन, नंबर 4 बैक फायर, नंबर 5 फ्लैश बैक। तो चलिए एक एक टर्म के बारे में जानते हैं। फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? फ्यूजन वह टर्म है जिसमें धातु को उसके गलनांक तक गर्म करके पिघलाया जाता है। वेल्डिंग के दौरान फ्यूजन बेस धातु और फेयर रॉड के बीच या केवल बेस धातुओं के बीच बनता है। फ्यूजन जो बेस होता है वो धातु या फेयर रॉड के बीच या दोनों धातुओं के बीच बनता है। उसके बाद आता है डियर स्टूडेंट्स मोल्टन पूल। मोल्टन पूल क्या होता है देखते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग के दौरान या पिघली हुई धातु को पोखरी, इसको पोखरी भी बोलते हैं, मोल्टन पूल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बेल्ट की साइज को कंट्रोल करती है। क्या करता है? बेल्ट की साइज कंट्रोल करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां इसको लिख लो। पेनिट्रेशन। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन क्या होता है? जब वेल्डिंग करते हैं बीड बनती है, उसकी जो गहराई होती है ना, बेल्ट की गहराई होती है, उसे ही पेनिट्रेशन करते हैं। ये पेनिट्रेशन जो है ये जाब और या जोड़े जाने वाली सरफेस में बेल्ट की गहराई होती है। नेक्स्ट है बैक फायर। बैक फायर क्या होता है? ये प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है जब हम वेल्डिंग करते हैं, तो बैक फायर का दोष आता है। किसी निश्चित समय पर फ्लेम को जलाने या गैस वेल्डिंग के दौरान टार्च के टिप पर थोड़ा सा विस्फोट होने को बैक फायर कहते हैं। थोड़ा सा विस्फोट हो या टिप के जलाने के दौरान जो थोड़ा आवाज आता है उसे बैक फायर कहते हैं। कारण प्रेशर की सेटिंग कम होना, नोजल का ओवरहीट हो जाना, नोजल के सुराख में कार्बन का जमा हो जाना, नोजल का मोल्टन पूल से टकराना, नोजल के नजदीक लीकेज होना आदि कारणों से। नेक्स्ट है फ्लैशबैक। फ्लैशबैक क्या होता है? बैक फायर के दौरान कभी कभी फ्लेम बुझ जाती है और जलती हुई गैसें ब्लो पाइप सिलेंडर या रेगुलेटर की ओर जाने लगती हैं, जिसे फ्लैश बैक कहते हैं। पहचान क्या है? ब्लो पाइप के अंदर तेज किकियाने की आवाज आएगी। किकियाना जो होता है वो आवाज आएगी, या नोजल से अधिक काला धुआं या चिंगारी निकलती है। ये इसकी पहचान है फ्लैश बैक की। नेक्स्ट है वेल्डिंग ज्वाइंट का इंस्पेक्शन और टेस्टिंग। तो वेल्डिंग ज्वाइंट का इंस्पेक्शन और टेस्टिंग कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। इंस्पेक्शन के उद्देश्य पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन। नंबर 1 है वेल्डिंग ज्वाइंट की क्वालिटी, स्ट्रेंथ और गुणों को सुरक्षित करना। यह उद्देश्य हो गया इंस्पेक्शन का उद्देश्य। दूसरा है वेल्डिंग के पहले, बाद और दौरान के दोषों को दूर करने के लिए सावधानी अपनाना। जब वेल्डिंग कर रहे हों या वेल्डिंग करने से पहले, वेल्डिंग करने के बाद हमें क्या होना है? सावधानी अपनाना है। कारीगर की कौशलता और योग्यता को आंकना। कारीगर की कौशलता और योग्यता को आंकना ये भी इंस्पेक्शन का एक उद्देश्य है। वेल्डेड ज्वाइंट का टेस्टिंग करना। हेडिंग है वेल्डेड ज्वाइंट का टेस्टिंग करना, टेस्टिंग ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट्स। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसमें क्या होता है? नंबर 1 है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसमें वेल्डेड ज्वाइंट को खराब किए बिना टेस्टिंग की जाती है। इसके लिए कई विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, परंतु विजुअल इंस्पेक्शन मुख्य है। एक विधि जो मुख्य है वो बता दिया जा रहा है, विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसमें सरल हैंड टूल्स और गेजों जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास, स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर,
वेल्ड गेज का प्रयोग करके वेल्ड को बाहर से देखा जाता है। बाहर से देख करके पता लगाया जाता है कि कोई वेल्डिंग में डिफेक्ट तो नहीं है। यह 3 स्टेज में होता है, वेल्डिंग से पहले, वेल्डिंग के दौरान और वेल्डिंग के बाद में। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो बेल्ट होता है जोड़ वो खराब हो जाता है। इसमें बेल्ट जॉइंट प्राय खराब हो जाते हैं। इसके लिए कई विधियां हैं, परंतु बेंड टेस्ट मुख्य विधि है। जो बेंडिंग करते हैं, जैसे कि स्टील रूल है कि मान लो बेल्ट है और इसको ऐसे बेंड कर दें और ये टूटे ना, तो हमारा इंस्पेक्शन सही है, यानी कि वो बेल्ट सही है, बेल्डिंग खराब नहीं है। इसमें क्या होता है, साइड या इसमें लिखा हुआ है बेंड टेस्ट में, इसमें वेल्डेड ज्वाइंट को वाइस में फेस, साइड या साइड से पकड़कर मोड़ा जाता है। इसे फेस बेंड या रूट बेंड कहते हैं। फेस बेंड या रूट बेंड कहते हैं। स्पेशल वेल्डिंग, विशेष वेल्डिंग में हम आपको बताएंगे 3 प्रकार से ऐसे वेल्डिंग की जाती है जिसके बारे में क्वेश्चन आता रहता है। बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, बट कभी कभी पूछ लेता है, तो जानना जरूरी है आपके लिए। तो नंबर 1 है इसमें प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ये GTAW के समान होता है। GTAW क्या होता है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के समान होता है। नंबर 2 आता है इसमें भी लेजर वेल्डिंग। लेजर वेल्डिंग क्या होता है, ये मोल्डन पूल में एक्टिंग करती है, अभिनय करती है। ये चाप के अतिरिक्त गर्मी प्रदान करता है और भराव सामग्री भी प्रदान करता है। आपने देखा हो लेजर वेल्डिंग प्रेजेंट टाइम बहुत चल रहा है कि ये महंगी वेल्डिंग है, बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सबमर्ज्ड वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग जो होता है, ये स्टील कंपोनेंट पे किया जाता है। ये क्लियर है, ये एक लाइन में है, लेकिन मैंने बताना अच्छा समझा कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप लोग सही कर दोगे क्वेश्चन को। ये स्टील कंपोनेंट पर किया जाता है। उसके बाद आता है इसमें वेल्डिंग कोड्स। वेल्डिंग से अलग अलग कोड होते हैं, उन कोड को फुल फॉर्म जान लीजिए। जैसे कि AAW क्या है, एयर एसिटिलीन वेल्डिंग। उसके बाद आता है GCAW, गैस कार्बन आर्क वेल्डिंग। उसके बाद आता है LBW, लेजर बीम वेल्डिंग। उसके बाद आता है PAW, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। उसके बाद आता है SAW, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आज वेल्डिंग का टॉपिक कैसा रहा आपके लिए और आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अपने दोस्तों को लाइक एंड शेयर करें। आप लाइक करते हो तो मुझे एक अलग से ऊर्जा मिलती है, जिससे मैं आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट तैयार करके अच्छे अच्छे टॉपिक लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।